दोस्तों आज है 25 जनवरी और आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक शानदार और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ में। शानदार इसलिए बोला क्योंकि ये रोल्स रॉयस की न्यूज है और इंटरेस्टिंग इसलिए बोला क्योंकि कुछ डिफरेंट होने जा रहा है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे दुनिया का सबसे तेज इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ये बनाया गया है उसी कंपनी के द्वारा जिसकी जो कार होती है कई सारे लोगों की वो कार ड्रीम कार होती है, रोल्स रॉयस। आप लोगों ने नाम सुना होगा नॉर्मली, और नॉर्मली नाम क्या सुना होगा आप लोगों ने, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी होगा। इसके साथ में एक न्यूज भी कनेक्टेड है जिसके बारे में बात करूंगा। अभी यहां पर इनके द्वारा ऑफिशियली यहां पर लॉन्च किया गया है, बोला गया है स्पिरिट ऑफ इनोवेशन। ये काफी एक शानदार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल यहां पर रहने वाला है और सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इसको बोला गया है। अभी फिलहाल जो इनके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फील्ड में आप लोगों को और भी नए नए कारनामे यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये काफी अप्रिशिएट करने लायक न्यूज है। ये तो आप लोगों ने देखा कि रोल्स रॉयस के द्वारा यहां पर ये काफी बड़ा कारनामा किया गया, पर लेकिन इसी के साथ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में और शेयर करना चाहूंगा। अगर रोल्स रॉयस की बात हो और इंडिया की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो भी हमारी कंट्री के एक ऐसे राजा की बात हो, तो यहाँ पर जिसने रोल्स रॉयस के मतलब एक तरीके से मालिकों को सबक सिखाया था, तो वो थे यहाँ पर हमारी कंट्री में राजा अलवर के राजा थे जिनका नाम था यहाँ पर जय सिंह। जय सिंह जो है वो रोल्स रॉयस खरीदने गए, तो यहाँ पर उनके साथ में बड़ा ही गंदा व्यवहार किया गया यहाँ पर जो शोरूम में इनके साथ में। तो फिर उन्होंने रोल्स रॉयस के साथ में क्या किया, कुछ ऐसा किया। ये माना जाता है कि रोल्स रॉयस में झाड़ू वगैरह बांध के कचरा वगैरह ढोया गया और यहाँ पर आकर इनके द्वारा माफी मांगी गई, तब जाकर यहाँ पर इनके द्वारा उनको छोड़ा गया। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो वो कहते हैं कि किसी के कपड़ों या फिर किसी का रंग रूप देखकर आप लोगों को जज नहीं करना चाहिए किसी इंसान को। कहते नहीं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो इसलिए हमेशा कभी भी आप लोग को कोई इंसान देखने को मिले तो उसका नेचर स्वभाव देखे, कभी उसको ये मत देखे उसने पहन क्या रखा है और देखने में कैसा दिखता है। तो ये थी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग न्यूज, काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है, काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए। 25 जनवरी जो है वो दो इंपोर्टेंट डे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक तो इंपोर्टेंट डे देखने को मिलता है नेशनल टूरिज्म डे, जिसको आप लोगों ने देखा 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम है आजादी का अमृत महोत्सव। इंपोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, नेशनल टूरिज्म डे। दूसरी है यहाँ पर इंपोर्टेंट न्यूज, वो है नेशनल वोटर्स डे। इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि 25 जनवरी को ही ये डे भी सेलिब्रेट किया था और इसी के बारे में मैंने आप लोगों को शाम जो 8:30 बजे वीडियो आती है उसमें डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप लोगों को इसकी थीम बतानी है, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। बाकी काफी शानदार आज का ये एडिटोरियल डिस्कशन और न्यूज़पेपर एनालिसिस आप लोगों का देखने को मिलेगा। डिटेल में डिस्कस करूंगा भाई साहब, एक एक पॉइंट, कुछ भी आप लोगों का नहीं छूटेगा। देखिए कंटेंट डिटेल में सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, पर लेकिन कंटेंट के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करता हूं। पूरी न्यूज जो है वो आप लोगों को उस तरीके से देखने को मिलती है कि आप लोग एग्जाम के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, चाहे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू या स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो, जहां पर करंट अफेयर स्टैटिक पोर्शन के साथ में पूछा जाता है, तो उसमें हर जगह आप लोगों को ये फायदा पहुंचाएगा। आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्कशन, डिबेट, आप लोग एसएसबी भी देने जाते हैं तो वहां पर भी फायदा पहुंचाते हैं। जैसा आप लोग मैसेज करते हो तो उससे पता चलता है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं सारी चीजें। ठीक है, वीडियो के एंड में आप लोगों को यहाँ पर 5 वोकैबुलरी देखने को मिलेगी जो कि इंग्लिश इंप्रूव करने का भी काम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर रखिए। कई सारे बच्चे से सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, आपको भी सेंटेंस फॉर्मेशन करने हैं। एक ऐसी कोटेशन दूंगा आप लोगों को जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, आंसर राइटिंग में या फिर ऐसे राइटिंग में। और इसी के साथ में जो कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर भी आप लोगों को बताऊंगा, और जो बेसिकली आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए थे उनके भी आंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि वीडियो को एंड तक देखेगा, आप लोग ये सुनकर चक्षु खुल जाएंगे। इतना कुछ हम लोग यहां पर इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सॉरी यार, थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आगे बढ़ने से पहले एडिटोरियल के ऊपर मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। आज की डेट में देश के अंदर में 3.95 जो करोड़ केसेस हैं वो पहुंच चुके हैं, यानी कि काफी लार्ज स्केल पर कोविड-19 की जो थर्ड वेव है वो आप लोगों ने देखा आज के में इंपैक्ट डाल रही है। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यार इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने परिवार का और अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि आज की डेट में जो ओमिक्रॉन बोल रही थी कि ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। अभी मैं एडिटोरियल में भी इसके बारे में बात करूंगा तो आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, तो काफी शानदार एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस पूरा मैं कवर करूंगा, कोई भी पॉइंट आप लोगों का नहीं बचेगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, पर लेकिन कंटेंट जो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, इसकी वजह से थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो थोड़ा पेशेंस बनाकर सुना करो, इससे आप लोग काफी कुछ नया भी जानने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा शानदार आर्टिकल यहाँ पर राइट्स और यहाँ पर जो बेसिकली ड्यूटीज हैं उनके बीच में कंपेयर करने की कोशिश की गई है। तो समझेंगे पूरे आर्टिकल को, आखिर क्या क्या मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
ये वाला आर्टिकल और यहाँ पर ये वाला आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल आप लोगों के ओमिक्रॉन के बारे में है, अभी किस तरीके से यहाँ पर चीजें फैल रही हैं और कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है, ये मैं आप लोगों से बात करूंगा और भी कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो बात की जा रही है, अभी आप लोगों को पता है 1 तारीख को बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, यहाँ पर नजर डालेंगे आर्टिकल के ऊपर, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेंगी इंटरेस्टिंग वे में। और इसी के साथ में यहाँ पर ये काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। और ये बेहतरीन आर्टिकल है, यहाँ पर इंडिया को कैसे मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए अपने डिफेंस को, उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में भी हम लोग नजर डालेंगे, देखेंगे क्या क्या मुद्दे हैं, आखिर चाइना से हम लोग क्या सीख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं यहाँ पर चाइना से आप लोग क्या सीख सकते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, तो उसी के चलते यहाँ पर ये कुछ बातें बताई गई हैं। ठीक है, ये है पंजाब के इलेक्शन का मुद्दा, इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। डेटा पॉइंट है थोड़ा सा कि क्या क्या मुद्दे अभी देखने को मिल रहे हैं, खासकर अगर बात करें इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप लोगों को देखना है तो ये मैं प्रोवाइड करा दिया है बेसिकली पीपीटी के अंदर, वरना कोई ज्यादा नहीं, बस हल्का सा उत्तर प्रदेश के बारे में एक ओवरव्यू दिया गया है यहाँ पर कि क्या क्या मुद्दा देखने को मिल रहा है, आखिर किन मुद्दों पर बात की जा रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है, कोई बात नहीं कर रहा है, ग्रोथ एनरोलमेंट एजुकेशन में, सेकेंडरी में या फिर हायर एजुकेशन में, बेसिक ढांचागत विकास या फिर पॉवर्टी, या फिर यहाँ पर बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। इलेक्शन के मुद्दे अलग रहते हैं, तो लोग जो है अलग ही एरिया में बात करते हुए नजर आते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कितनी यहाँ पर लेकर आए, कितना शेयर है यहाँ पर ये, इसी के साथ में वुमेन जो टोटल सीट कितनी है असेंबली के अंदर में, तो ये कोई बात नहीं करता है, जबकि ये बहुत बड़े मुद्दे होते हैं। तो ये सारा डेटा उत्तर प्रदेश के बारे में है, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं तो इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जेएसएलवी पीडिया टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आप लोग जाकर इसको देख लेना, सारी चीजें आप लोग यहाँ पर इकट्ठी मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको देख लेना आप लोग, यहाँ पर एएसएलवी पीडिया के नाम से जो भी इंपोर्टेंट नोट्स लगते हैं, और डेली एक आर्टिकल मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छे से डेली अपना एक आर्टिकल पढ़ें और उससे अपनी जो पढ़ाई है उसको एक सही डायरेक्शन दें। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। फिर आगे आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूज एनालिसिस के बारे में, कुछ आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, पाकिस्तान क्या बात कर रहा है इंडिया के साथ में जानेंगे। इसी के साथ में 1857 की क्रांति के जो हीरो हैं उनका मेमोरियल बनाना चाहिए, आखिर क्या मुद्दा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने क्या बोला, नेताजी से रिलेटेड एग्जांपल क्या दिया। इसी के साथ में हमारी कंट्री में कल है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, पूरा परेड देखिएगा जो कि यहाँ पर दूरदर्शन के द्वारा शानदार तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर अभी वेस्ट बंगाल का एक टेबलो था जो आना था यहाँ पर इनके झांकी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा, आखिर क्यों। G23 लीडर क्या है समझेंगे, मैरिटल रेप के ऊपर आखिर क्या मुद्दा चल रहा है थोड़ा सा जानेंगे, सुडोकू के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आप लोग, यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करिएगा। नेटो और क्या यूक्रेन का मुद्दा चल रहा है, और यूएई हुती में क्या मुद्दा चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा नजर डालेंगे। चाइना अभी ताइवान को लेकर क्यों इतना गुस्से में है, और इसी के साथ में तालिबान ओस्लो के अंदर बातें करके आ रहे हैं तो उसको सक्सेसफुल बता रहे हैं। पाकिस्तान में एक वुमेन, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, मतलब फर्स्ट वुमेन जज बनी सुप्रीम कोर्ट में, समझेंगे। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक में हमारी कंट्री में ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो उसके बारे में जानेंगे, और स्विगी के बारे में बात की, थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि जोमेटो कल जो था वो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, उसकी वजह से यहाँ पर पेटीएम और जोमेटो ट्रेंड कर रहे थे, रीजन क्या है समझेंगे, उसके बारे में कई सारी तमाम बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, यानी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए। कई सारे बच्चे सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं अच्छे से, तो आप लोग भी सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए अच्छे से, अच्छा लगता है। यहाँ पर एसएलवी जो कमांडो है ये भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो काफी कुछ जानने को मिलेगा। इसी के साथ में वीडियो के एंड में 5 वोकैबुलरी रहेंगी, तो ये पूरा सेशन जो है वो काफी शानदार रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक एंजॉय करिएगा अच्छे से, तभी चीजों को अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं एक शानदार कोटेशन के साथ में, आंसर राइटिंग या फिर एसे राइटिंग में आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों ने अब की बार का पेपर भी देखा होगा, कई सारी कोटेशन डायरेक्ट आप लोगों से पूछी गई हैं। तो बात की जा रही है, देयर इज नो चांस ऑफ वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इंप्रूव्ड, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए बर्ड टू फ्लाई ऑन वन विंग। यानी कि बोला यह गया कि जब तक आप लोग महिलाओं की स्थिति जो है वो नहीं सुधारोगे, तब तक जो है वो दुनिया का कल्याण संभव नहीं है। और एक अगर पंख पर पक्षी उड़े तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। जैसे नहीं अगर हम लोग बोले कि एक गाड़ी पर अगर पहिया जो है, मतलब एक पहिया पर अगर गाड़ी चले तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर साइकिल भी चलानी है तो 2 पहिया आप लोग को होने चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आधी प्रतिशत पॉपुलेशन यानी कि लगभग 50% पॉपुलेशन को अगर पीछे हम लोग छोड़ देंगे तो हमारी गड्डी देश के आगे नहीं चलने वाली है। और ये बोली किसके द्वारा गई है, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये बात बोली गई है। तो अगर कुछ भी लिखने के लिए आता है वुमेन इंपावरमेंट के लिए यहाँ पर अगर, तो आप लोग यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता हूं, शाम को 8:30 बजे जो वीडियो आती है उसमें डिटेल में मैंने डिस्कस किए थे टॉपिक्स। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखता हूं कौन कौन सी आंसर देता है। सारथी एक मोबाइल ऐप है जो कि यहाँ पर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखता हूं कौन सा ये आंसर देता है और क्यों था यहाँ पर, ये डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। आंसर दीजिए, फिर से आप लोगों को एक बार बता दूंगा जब इनके आंसर बताऊंगा कल, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर,
बात की जा रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। 2021 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें हमारी रैंक कितनी थी, 94, 98, 99 या 101, ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर बताइएगा। काफी अच्छे से डिटेल में टॉपिक आप लोगों का मैंने कवर किया था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ये बेसिकली ऑर्गेनाइज कराया जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। पहली स्टेटमेंट, पोषण अभियान जो है वो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर आप लोग बताइए इसका क्या होगा, क्योंकि डिटेल में ये सारे टॉपिक आप लोग कवर किए जा चुके हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यार जो चीजें आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई जाती है, कम से कम उसमें इतना तो आप लोगों को होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन पूछे उसका आंसर आप लोग दे सको। वरना पढ़ने का मतलब ही क्या रह गया, पढ़कर चले गए और आप लोग क्वेश्चन पूछे तो आंसर नहीं आए तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जरूर कोशिश करो कि क्वेश्चन के आंसर आप लोग प्रॉपर वे में दे सको। ओके, तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा और अच्छे से आंसर दीजिए आप लोग इनके। नॉर्मली आप लोगों ने कई बार देखा होगा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में कई बार कंपेयर किया जाता है। जब भी कोई पॉलिटिशियन या कोई भी पर्सन जो है उसके ऊपर कमेंट कर देता है तो ऐसे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और ये एक ऐसा एवरग्रीन टाइप का एरिया है यार जो आप लोगों को आगे भी देखने को मिलेगा। तो जीएस पेपर 1 या फिर जीएस पेपर 2 में आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं। सोसाइटी या फिर फंडामेंटल राइट्स या अधिकारों के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो काफी इंपोर्टेंट बात यहां पर बोली गई है कि अगर बात करें राइट और ड्यूटी जो है वो मीनिंगफुल है ओनली जब यहां पर कंजक्शन ये इनके दोनों को साथ में लेकर चला जाए। ऐसा नहीं कि आप लोग बोलो कि जो सिटीजन है उनको ज्यादा ड्यूटी पर फॉलो करना चाहिए, अपने राइट्स पर फॉलो नहीं करना चाहिए। तो आर्टिकल क्यों आया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया ड्यूटीज पर ज्यादा फोकस करने के लिए। और ऐसे कई सारे आर्टिकल अभी यहाँ पर न्यूज़पेपर में आए, अलग अलग पॉलिटिशियन के द्वारा बोले गए कि हम लोग फंडामेंटल राइट के नाम पर बार बार कोर्ट में जाते रहते हैं, पर लेकिन ड्यूटीज को हम लोग बेसिकली फॉलो नहीं करते हैं। तो इंडिविजुअल का जो ऑब्लिगेशन है मीनिंगफुल तभी है जब उसको राइट मिले, यानी कि जब इंसान को अगर अधिकार मिलेंगे तभी वो अपनी ड्यूटी समझेगा। पहले उसको आप लोग ड्यूटी दे दो और उसको बोलो कि आप लोगों को ड्यूटी फॉलो करनी है, तब आप लोगों को अधिकार मिलेंगे। तो देखिए ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। और कहीं ना कहीं ये जो अधिकार आप लोगों को दिए गए हैं फंडामेंटल राइट, इनका बेसिक पर्पज भी यही था कि हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा, कि अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे ऊपर रूल किया गया, हमारी कंट्री के लोगों को जिस तरीके से ट्रीट किया गया, इंसानों को नहीं जानवर बना दिए गए एक तरीके से। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसी पिक्चर्स कि डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो इस तरीके की कंडीशन उनकी देखने को मिली। तो वो सारी चीजें आज की डेट में भी हम लोगों ने झेली है, तो उसके बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए। तो इसीलिए हमारी कंट्री में जो अधिकार है उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस दिया गया। तो याद रखिएगा ये 3 इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी पॉलिटी का आप लोग एक क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर इन 3 पर बातें होती नजर आएगी। तो हमेशा आप लोग इनको कवर करिए अच्छे से। एग्जाम में के पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पोर्शन हो जाता है। मुझे लगता है कि 70 से 80% क्वेश्चन आप लोग इन 3 पोर्शन से आ जाते हैं। पहला है यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। दूसरा यहाँ पर फंडामेंटल जो बेसिकली ड्यूटीज, ठीक है, यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप लोगों को पार्ट 4A में देखने को मिलेगा, ठीक है, आर्टिकल 51A के अंदर यहाँ पर बेसिकली इसको रखा गया है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है कि कैसे हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसको अपना काम करना चाहिए। तो इन तीनों में कई बार कंपेयर आता है। वैसे ये जो स्लाइड है मैंने इसीलिए प्रोवाइड कराई है ताकि जल्दी जल्दी आप लोग इन सब चीजों का रिवीजन कर लो। जैसे अगर राइट्स के बारे में आप लोग बात करते हैं तो राइट टू इक्वलिटी होता है, राइट टू फ्रीडम होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर राइट है, और यहाँ पर है आप लोग का जो बेसिकली जो नहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आप लोगों के अधिकार का कोई हनन करता है तो भाई साहब कोर्ट में आप लोग जा सकते हैं, कोई भी आप लोग को नहीं रोकेगा। तो ये सारे आर्टिकल आप लोगों को बेसिकली कई बार इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टेट पीसीएस बड़ा फिदा रहता है इन क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से बन गए, तो ये हजारों बार मैं आप लोगों को रिपीट करा चुका हूं। ये ऐसी चीजें इसके ऊपर पॉलिटी के अंदर आप लोग जाकर एक बार झांकोगे तो डिटेल में अलग अलग मैंने चैप्टर के इनके ऊपर डिस्कशन कर रखे हैं। तो जहां पर भी कोई डाउट हुआ करे तो सर्च कर लीजिए पॉलिटी बाय वीर लिखकर उसके आगे, तो आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है अगर हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो मैंने बताया अभी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, पर लेकिन अगर पूछ ले कहां से लिए गए हैं यहाँ पर ये, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कोई बात करें तो यूएसएसआर हुआ करता था, जिससे हम लोगों ने ये लिए हैं जो कि आर्टिकल 51A के तहत आ गए। और यहाँ पर बात करें डीपीएसपी, तो ये आप लोगों को आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिए, तो याद रखिएगा आर्टिकल 60 से लेकर आर्टिकल 51। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ओरिजिनली हमारे संविधान के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटी थी नहीं, ठीक है। जिस ड्यूटीज पर आज के में गवर्नमेंट या फिर अलग अलग पॉलिटिशियन फोकस कर रहे हैं ये हमारे संविधान में ओरिजिनली थी ही नहीं। तो फिर इसको कब ऐड किया गया, ऐड भी ऐसे टाइम पर किया गया जबकि मौसम सही नहीं था देश के अंदर में,
1976 में, यानी कि 1976 में। आप लोगों को पता है 1975 से लेके 77 तक हमारे देश के अंदर में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की स्थिति बनी हुई थी। उसके बीच में फंडामेंटल ड्यूटीज लोगों के लिए लेकर आना और उसको ऐड कर देना आर्टिकल 51A के तहत में। तो ये था हमारे कंट्री में एक संविधान में संशोधन किया गया जिसको बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन। ये इतना बड़ा संविधान संशोधन था किसने एक छोटा सा संविधान बना दिया, इतने सारे चेंज किए गए, यानी कि चेंज कर कर ऐसा लगा था कि नया संविधान बन गया, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल दिया कई सारे लोगों ने। और 1976 में यहां पर ये आया था। इसी टाइम पर हमारी कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, जो कि बोला जाता है कि एक गलत टाइम था ड्यूटी को ऐड करने का। कोई सही टाइम पर आराम से डिबेट डिस्कशन करके चीजें होती तो ज्यादा बेटर रहता, पर फिर भी ये कंटिन्यू चल रही है। और आज के डेट में जो पॉलिटिशियन है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं एज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट के, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, उसके बारे में भी आगे बात करूंगा। जो फंडामेंटल राइट है वो एक सुप्रीम ह्यूमन राइट है। क्यों, क्योंकि जब भी कोई यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, जैसे आप लोगों ने देखा नॉर्मली जब अंग्रेज हैं वो गुलाम बनाया करते थे बेसिकली जो इंडियंस को, और अपने हिसाब से चलाया करते थे, तो इसलिए फंडामेंटल राइट दिया गया ताकि कल को चलकर कोई गवर्नमेंट ऐसी हरकतें न करे और जनता जो है वो सबसे ऊपर रहे। इसलिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से बोला गया कि हाँ पहले सबसे पहले ऊपर रहेंगे देश के लोग, उसके बाद में सारी चीजें आएंगी। फंडामेंटल जो ड्यूटीज है यहाँ पर ये आप लोग तभी एंजॉय कर पाओगे जब यहाँ पर इंसान को फंडामेंटल राइट मिले। तो फंडामेंटल राइट अगर एंजॉय कराने हैं उसके साथ में फंडामेंटल ड्यूटी रख सकते हैं, पर लेकिन आप लोग बोलने लगे फंडामेंटल ड्यूटी ज्यादा ताकतवर है राइट से, तो ये चीजें सही नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में जो यहाँ पर ये डीपीएसपी होता है ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होगी तो ये गवर्नमेंट की फंडामेंटल ड्यूटी है डीपीएसपी, जिसमें गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी ऐसी लेकर आनी है कि सोसाइटी का वेलफेयर करके यहाँ पर चल सके। आर्टिकल 21 जैसे राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल राइट। इसी तरीके से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फॉलो करना चाहिए हम लोग को, अपने फ्लैग नेशनल एंथम इनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोग को बेसिकली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इंसान को रहने लायक और खाने लायक और जॉब करने लायक एक माहौल बनाना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर सबको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। आज के दिन में कई सारे ट्रेंड आप लोगों ने देखे होंगे ट्विटर के ऊपर, जब ट्रेंड करते रहते हैं तो उसमें बेसिक मुद्दा रहता है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये माना जाता है कि गवर्नमेंट जो है आज के दिन में जॉब के मामले में अगर बात करिए बहुत ही पीछे है। अगर कई सारे मुद्दों पर आप लोग देखते हैं तो इसके चलते कई सारे रिजल्ट ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके चलते बच्चे जो है जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। राइटर यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करें। समझते हैं डिटेल में और कुछ बातें। देखिए अगर बात करें एक सोसाइटी बनती कैसे है, पहले सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चर, नागरिक सब मिलकर साथ में आते हैं, यानी कि नागरिक किसी के साथ में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, तब जाकर एक सोसाइटी बनती है। और उस सोसाइटी में लोग जो है वो इंपावर तब होते हैं जब उनको राइट्स मिलते हैं, उनके राइट्स जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो लोगों के राइट तो आगे बढ़ नहीं रहे क्योंकि आप लोगों ने देखा बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि रिलीजन के नाम पर कई सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर कई सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो राइटर ये बोले कि जब आप लोग राइट तो तभी आप लोग प्रोवाइड, पहले राइट तो प्रोवाइड कराओ, उसके बाद में ड्यूटीज के बारे में बात करेगा। बहुत सारे राइट जो है वो जनता के हनन हो रहे हैं और राइट जो होते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर में इंडिविजुअल और ग्रुप के राइट को यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट माना गया और आप लोग उसके ऊपर फोकस ही नहीं देकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक इंडिविजुअल और कलेक्टिव जो आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि राइट और ड्यूटीज जो है वो साथ में चलेगी, ठीक है, एक दूसरे के साथ में मिलकर चलेगी, क्योंकि जिसको अधिकार पता होगा वही तो राइट के बारे में, वही तो ड्यूटी के बारे में बात करेगा। आप लोगों ने स्पाइडरमैन मूवी में एक डायलॉग सुना होगा, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप लोगों के पास में पावर है तभी आप लोग रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाओगे। अगर पावर ही नहीं है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रहेगी? तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक पर्टिकुलर पर्सन पर, एक पोस्ट पर जाकर आप लोग बैठ गए, कल को आप लोग डीएम बन गए, तो आप लोगों की पावर जो है वो आप लोगों के हाथ में आ गई और तभी आप लोग रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना है। उस टाइम पर बच्चों वाली हरकतें नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान को पता है कि इसके हाथ में पावर क्या आ चुकी है। तो इसलिए जरूरी है कि पावर होना तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तभी आएगी। और यहाँ पर पावर क्या है, वो है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के अधिकार पहले लोगों को पूरे मिलने चाहिए, उसके बाद में उनसे ड्यूटीज के बारे में बातें करनी चाहिए। पर लेकिन हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी बोला गया कि जो एक तरीके से हम लोग को ज्यादा फोकस ड्यूटी पर करना चाहिए ना कि अधिकारों पर, तो इसके चलते यहाँ पर पूरा हाहुल्ला हुआ है। यानी कि कई सारे ऐसे अभी रिसेंटली नेता है जिनके द्वारा ये बातें बोली गई कि ड्यूटीज को ऊपर रखो एज कंपेयर टू अधिकार, जो देश को आगे लेकर चलने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हुआ होता तो हमारे संविधान निर्माता जो थे, जिन्होंने संविधान बनाया, वो ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट जो ड्यूटी से पहले रखते हैं यहाँ पर, इवन उन्होंने तो फंडामेंटल ड्यूटी को रखा भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज हैं जो ऑलरेडी सिटीजन फॉलो करते हैं। आप लोग बोलोगे ऐसे क्या यार, कौन सी ड्यूटी सिटीजन फॉलो कर रहे हैं? सोचो एक मिनट के लिए, वीडियो को एक मिनट के लिए यहाँ पर पॉज करो और सोचो कि आप लोगों की क्या क्या ड्यूटीज है, आप लोग देश के अंदर आज के डेट में रहते हो, क्या कोई ड्यूटीज है? जब तक फंडामेंटल ड्यूटीज देश के अंदर नहीं है, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को हटा दे तो भी क्या आप लोगों की कोई ड्यूटी है? सोचो एक मिनट, अभी अगली स्लाइड पर उसके बारे में डिस्कस करूंगा।
बात ये किया गया कि यहाँ पर इक्वलिटी और जो फ्रीडम है वो एक तरीके से फंडामेंटल राइट के अंदर रखा गया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फंडामेंटल रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हाँ, कल्चर और एजुकेशन राइट, और राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इनके जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये सारे हम लोग को अधिकार दिए गए। अधिकार इसीलिए दिए गए क्योंकि पास्ट में इन सब अधिकारों का हनन हुआ है। अंग्रेजों ने किसी को कुछ माना ही नहीं, राजा रजवाड़ों ने किसी को कुछ माना ही नहीं, तो अब यहाँ पर संविधान निर्माताओं को लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता को सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो इसी के चलते सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली, और इसी के चलते राइट रहेंगे, एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी, ये सारे अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन तक को तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है आज के डेट में, कि जब राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात आती है बहुत सारी चीजें उनको प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, वो भी दिक्कत में। प्राइवेसी का हनन अभी कोविड-19 के चलते आप लोगों ने देखा, पेगासस वायरस वगैरह, ठीक है। एजुकेशन के अधिकार मिल ही नहीं रहे, एजुकेशन किसी को मिल गई तो लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, प्रॉपर लेवल पर चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ पर ड्यूटी बाउंड अगर आप लोग बात करें, बात की जा रही है यहाँ पर कि एक तरीके से सिटीजन जो है वो जनरली ड्यूटी बाउंड है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी हम लोग कर तो रहे हैं काम, ऐसा क्या गड़बड़ी कर दी कि हम लोग को ड्यूटी ज्यादा फॉलो करनी चाहिए। बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बातें तो यहाँ पर ये है कि एक हार्मनी यहाँ पर बनानी चाहिए, एक साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करना चाहिए। ये सारी चीजें चल तो रही है पर लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कौन रहेगा, बैकग्राउंड में गवर्नमेंट रहेगी। जब यहाँ पर चीजों का सपोर्ट करेगी, माहौल बनाएगी, तभी तो चीजें आगे बढ़ेगी। अगर बात करें, लोगों को ये रहता है कि अपनी चीजों के बारे में जाने, पर लेकिन अगर आप लोग उनको प्रॉपर वे में चीजें बताएंगे नहीं, उनको इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो उन तक पहुंचाएंगे नहीं, तो कैसे वो यहाँ पर चीजों को लेकर चल पाएंगे, आप लोग खुद देखिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि पहले आप लोग वो ये कि इंसान को पहले मोबाइल लाकर तो तभी तो चलाना सीखेगा। आप लोग मोबाइल ही नहीं दे रहे हो और वो रहे हो कि यहाँ पर वो मोबाइल चलाने में माहिर बन जाए, तो ऐसे कैसे चलेगा भैया। तो ये वाली बातें हो गई। अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो आगे बढ़ेंगे, तभी यहाँ पर चीजें आगे बढ़ेंगी, ऐसे बोला गया। यानी कि स्टेट की जो पॉलिसीज है फिलहाल वो शिफ्ट हो गई है ड्यूटीज पर, जो कि बिल्कुल बेतुका है। यानी कि जब अधिकार होंगे तो ड्यूटीज जो है आगे अपने आप बढ़ेगी, जब इंसान के पास में अधिकार होंगे तभी तो आगे चीजें बढ़ेंगी। और ये बोला जा रहा है बार बार कि ड्यूटीज तो ऑलरेडी हैं यार, क्या ड्यूटीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, टैक्स अपना टाइम पर भर रहे हैं, तो दुनिया भर की ऐसी ड्यूटीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी अगर आप लोग काउंट करने चलोगे कि हम लोग ऑलरेडी ओबे कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ड्यूटीज तो है हमारी, हम लोग ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आप लोगों को ज्यादा फोकस अधिकार पर देना चाहिए, ना कि आप लोगों को ड्यूटीज पर देना चाहिए। जब इंसान के पास में अधिकार आएंगे, ड्यूटीज अपना आप फॉलो करने लगेगा, ये ऐसे समझना चाहिए। यानी कि दोनों को अलग कर कर नहीं देखना है, दोनों एक साथ में चलेंगे तभी यहां पर चीजें बढ़ेंगी। और ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अधिकार के ऊपर फोकस करे। क्यों? क्योंकि अगर अधिकार का हनन हो गया तो इंसान जो है कोर्ट में चला जाएगा। तो इसलिए बोला गया कि अधिकार के ऊपर ज्यादा फोकस ना करो ताकि कोर्ट में भी ना जाना पड़े, और ड्यूटीज पर फोकस करो। तो देखिए, दोनों को अलग अलग न देखें, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी चीजें आगे बढ़ेगी। वरना आज की डेट में काफी सारे ऐसे नॉर्म्स लाए गए जिनमें लेबर मार्केट को बर्बाद किया गया, खासकर लोगों को ऐसे देखा गया कि यहाँ पर एक तरीके से कोई कमोडिटी है कि उनसे घंटों घंटों काम कराए जा रहे हैं, उनकी सैलरी प्रॉपर में नहीं मिल रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारे संविधान के खिलाफ है यहाँ पर ये, क्योंकि उन्होंने अधिकार इसीलिए रखे थे यहाँ पर कि आप लोग को देखेंगे आर्टिकल 23 में क्या है कि फोर्स लेबर वगैरह ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 24 में क्या है, चाइल्ड लेबर जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐसी ऐसी चीजें इसीलिए रखी गई हैं ताकि हमारे संविधान के निर्माताओं को पता था कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसी कोई हरकतें देखने को मिले। तो अधिकार पर ज्यादा होना चाहिए, और ये अधिकार पर काम कब होगा, जब आप लोग अपने अधिकारों को जानोगे। तो आप लोगों को भी अपने अधिकार पता होने चाहिए। तो इसलिए बोलता हूं कि एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सही है, समझ में आता है, पर लेकिन यार एग्जाम पूरी जिंदगी नहीं रहने वाला है। आप लोगों को अपने अधिकार पता होने चाहिए क्योंकि पूरी जिंदगी आप लोग इस देश में रहने वाले हैं। तो फंडामेंटल राइट जो संविधान के निर्माताओं के द्वारा आप लोगों को दिए गए हैं उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। इसीलिए मैंने पूरे शानदार तरीके से इनको अलग से लेक्चर सारे डिस्कस किए हैं, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो बहुत ऊपर जाकर पढ़ाया आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि एग्जाम तो बाद में आता है, पहले आप लोग एक सिटीजन है, भारतीय नागरिक हैं, और आप लोगों को अपने अधिकार पता होने चाहिए, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर डीपीएसपी के बारे में मैंने अलग अलग लेक्चर बना रखे हैं, इनको भी आप लोग जाकर देख लेना। ये पूरे लेक्चर का एक थंबनेल है जिसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी मैंने आप लोगों को कंपेयर भी करके दिखाया है। तो जो भी डाउट हो उसको देख लेना, और क्वेश्चन जो देता हूं डेली लिखने के लिए वो 2 क्वेश्चन आप लोग जरूर लिखा करो। और अगर लगता है लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग लेक्चर में फीडबैक देते हैं, लाइक कर बता सकते हैं आप लोग, या फिर कमेंट कर बता सकते हैं। कोशिश क्या करो कि ज्यादा से ज्यादा अपना फीडबैक दो, इससे अच्छा लगता है, एक लेक्चर को भी सपोर्ट मिलती है, और जिस तरीके से लेक्चर जो है वो सही डायरेक्शन में फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग कीजिए। बाकी पढ़ाई का काम मैं कर रहा हूं तो उसमें कोई भी कमी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोग को क्या पता चलता है, इससे क्या होता है, मुझे पता चलते रहता है कि लेक्चर कैसा चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये काम जरूर किया करो। आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से। जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोग का डायरेक्ट पॉइंट देखने को मिलेगा। तो सिलेबस के साथ में कोरिलेट कर पढ़ोगे चीजों को तो आप लोग अच्छे से चीजों को अटेंड कर पाओगे। अभी यहाँ पर क्या बात की जा रही है, सिक्योरिटी के बारे में समझेंगे। आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पर यह कि बोला यह गया स्टार्टिंग में ही कि चाइना से हम लोग को लेसन लेना चाहिए। आखिर क्यों?
क्योंकि चाइना आज की डेट में एक ऐसी पोजीशन पर बढ़ गया जब उसने अपनी इकोनॉमी को आगे लेकर चलने की बात की तो इकोनॉमी को शानदार तरीके से लेकर चला गया। उसके बाद में अभी यहां पर सिक्योरिटी को आगे लेकर चलने की बात की तो डिफेंस में भी काफी शानदार परफॉर्मेंस चाइना की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते बोला गया कि हमको भी कुछ ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है, जिस तरीके से चाइना कर रहा है। 2015 में चाइना के द्वारा मेड इन चाइना पॉलिसी लेकर आई गई, रिलीज की गई, कि आगे 2025 तक यहां पर क्या करेंगे, काफी कुछ यहां पर ये अचीव कर लेंगे। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि चाइना ने एक प्लान बनाया और चाइना ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। पर लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। अभी राइटर एक आगे चलकर एंड में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं कि जुगाड़ के बेस पर हम लोग चल रहे हैं। जुगाड़ आप लोगों ने देखा होगा ना मोटरसाइकिल के पीछे यहां पर एक बुग्गी जोड़ दी, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारी कंट्री में इस तरह के जुगाड़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बोला जा रहा है कि डिफेंस के मामले में कम से कम ऐसे जुगाड़ आप लोगों को नहीं करने चाहिए। अपनी कंट्री में मेक इन इंडिया पॉलिसी आप लोगों को लेकर आनी चाहिए प्रॉपर वे में। अपनी कंट्री की डिपेंडेंसी जो है वो दूसरों के ऊपर रिड्यूस करनी चाहिए, जैसे चाइना ने रिड्यूस की। चाइना ने 10 की ऐसे टेक इंडस्ट्री जो है जिनको काउंट किया और बोला कि इनमें काम करेंगे आने वाले 10 साल में, और उसमें उन्होंने काम भी किया। आज की डेट में एक शानदार परफॉर्मेंस चाइना की देखने को मिलेगी। चाइना के द्वारा टारगेट रखा गया कि 70% सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे 2025 तक का, और आने वाले टाइम में 2049 तक का ये वर्ल्ड में डोमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ये इनकी आजादी थी, आप लोगों को पता है 1949 में यहां पर ये आजाद हुए थे। तो 100 साल इनके पूरे होंगे यहां पर 2049 में, तो तब यहां पर ये चीजों को शानदार तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। डोमिनेंस रहेगा इनका पूरी दुनिया पर, ये इनके द्वारा टारगेट रखा गया और उसको फॉलो भी कर रहे हैं। कथनी और करनी में कोई ज्यादा फर्क आप लोगों को चाइना का नहीं देखने को मिलेगा, पर हमारे देश में कथनी और करनी में आप लोग काफी फर्क देखने को मिल जाता है। ये राइटर बोल रहे हैं जो कि गलत है। पॉलिटिकल विल आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि जो हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी है वो उस लेवल पर काम नहीं कर रही जैसे काम करना चाहिए। तो ये चाइना के टारगेट है। बाकी अगर बात करें, चाइना के द्वारा एक व्हाइट पेपर लाया गया जिसमें इनके द्वारा बोला गया 2035 तक का हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे अपने डिफेंस को, ठीक है, और फुल्ली ट्रांसफॉर्म कर देंगे 2049 तक का, जो कि वर्ल्ड क्लास फोर्स होगी। तो ये जो गोल है इनके, ये एक मॉडर्न सोशलिस्ट सोसाइटी बनने की बात करें 2049 तक का, यानी कि 100 साल जब पूरे कर रहे होंगे। हम ये अभी आजादी के 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हम लोग भी कोई ऐसे टारगेट लेकर चल सकते हैं? तो राइटर उसी के ऊपर फोकस देने की बात कर रहे हैं। हर एक कंट्री ने, वेस्टर्न नेशन ने अपने टारगेट बनाए। जब यूएसआर आगे बढ़ रहा था और यूएसआर ने यहां पर शॉक कर दिया दुनिया को 1960 में यहां पर, तो उस टाइम पर यहां पर जब यहां पर यूएसए को लगा कि अब काम करना पड़ेगा, तो उन्होंने भी अपने यहां पर काम करने स्टार्ट कर दिए और 1961 में बोला कि हम लोग चांद पर जाएंगे, और ये फिर आगे चलकर चांद पर पहुंच गए। अभी बात करें यहां पर, अगर बात करें तो 10 ईयर एक टाइम फ्रेमवर्क यहां पर जो कि सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली और गोल भी। देखिए पैसा नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा, तो पैसा भी होना चाहिए और टारगेट भी होना चाहिए, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो इस पैटर्न में आप लोगों को चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। तो अगस्त 2018 में इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया कि एस्ट्रोनॉट भेजा जाएगा 2022 में, ठीक है। तो यहां पर इंडिया जो है वो यहां पर ओनली 2 स्पेस मिशन लॉन्च कर पाया 2021 में, जबकि चाइना ने टारगेट रखा और एक शानदार 47 मिशन लॉन्च किया। हमारा तो उनमें से एक फेल भी हो गया था। यानी कि अगर चाइना के बारे में बात करें तो हमसे बहुत ज्यादा आगे चाइना चल रहा है। तो हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अपने प्रॉपर टारगेट और पॉलिसी को लेकर कैसे चलना है, वरना बहुत ज्यादा पीछे छूट जाएंगे। हमको चाइना से लर्न करना चाहिए इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में। 1990s में अगर बात करें, 80s में, बल्कि 90s में तो हमारा ओपन हुआ, 80s में शानदार परफॉर्मेंस इनकी देखने को मिली और डबल डिजिट ग्रोथ आप लोगों को यहां पर चाइना का देखने को मिला। और इसी के साथ में सिंगल माइंडेड इनके द्वारा एक नेशनल विजन बनाकर उसको फॉलो किया गया। उसी के बेस पर सारे काम किए गए, फोकस्ड एरिया अप्रोच लेकर चलेगी, एक सेंट्रल डायरेक्शन मॉनिटर यहां पर करते रहे सारी चीजों को। तो ऐसे चलकर 2025 तक चाइना जो है काफी कुछ अचीव यहां पर करेंगे। जिस तरीके से इनके द्वारा मिलिट्री और टेक्नोलॉजी में इनहेंसमेंट किया गया, तो एक विजन बनाया गया, उसको फॉलो कर चले। तो लॉन्ग टर्म अप्रोच हम लोग को भी लेकर चलनी पड़ेगी, ऐसे नहीं शॉर्ट टर्म में ये काम कर लिया वो काम कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। तो इसके चलते इंडिया को अभी आप लोगों ने देखा एक बेइज्जती झेलनी पड़ी। हम लोगों ने बोला हम लोग वर्ल्ड क्लास वैक्सीन कैपिटल बन गए, यानी कि वर्ल्ड की वैक्सीन कैपिटल बन गए, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन हमारी कंट्री में डेवलप हो रही है। उसी टाइम पर हमारे देश में जब कोविड-19 की बातें करने लगे तो इतना ज्यादा सेकंड वेव ने बुरी हालत कर दी कि लोगों को दवाइयां ही नहीं मिली। जगह जगह से खबरें निकल कर आई कि यहां पर डोज जो है खत्म हो गए। तो हमारी खिल्ली उड़ गई कि बोला कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बता रहे थे, आप तो वर्ल्ड क्लास कैपिटल बता रहे थे, खुद की जनता को आप लोग दवाई प्रोवाइड नहीं करा पाए। तो दोस्तों की नजरों में बेइज्जती हो गई कि क्या इसके ऊपर डिपेंडेंट रहना सही रहेगा, ये तो अपने आप में खुद सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो जरूरी है हम लोग को ये चीजें अंडरस्टैंड करना और यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके का माहौल बनाकर चलना, ताकि अपने देश के अंदर में हम लोग जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखी जाए तो अप्रिशिएट करें, ना कि ये देखें यार खुद की नहीं चल रही इनकी जिंदगी, ठीक है।
यहाँ पर नेवी के बारे में मैंने कुछ बेसिक यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाली है, क्योंकि इनके द्वारा जो आर्टिकल दिखा गया है वो फोकस किया गया डिफेंस को कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके चलते इनके द्वारा यहाँ पर ये लिखा गया, तो इसके चलते कुछ बातें मैंने आप लोगों के यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। तो यहाँ पर नेवी से रिलेटेड बेसिकली यहाँ पर कुछ चीजें मुझे लगा बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि नेवी का मोटो क्या है, यहाँ पर क्या क्या नेवी ने रोल प्ले किया, तो कुछ ऐसा लगा मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूं। तो यहाँ पर याद रखिएगा मेरीन कमांडोज या फिर मार्कोज इनको बोलते हैं, हमारी कंट्री में ये काफी इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड यूनिट है, और खासकर जब 26/11 का अटैक हुआ उसमें काफी बड़ा रोल प्ले इनके द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये बेसिक है यहाँ पर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। बाकी यहाँ पर जो पोर्चुगल था, यहाँ पर जो गोवा के ऊपर लिबरेशन की बात की थी 1961 में, उसमें भी नेवी ने काफी बड़ा रोल प्ले किया। आज के डेट में हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अभी यहाँ पर मुद्दा क्या है, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पर जो बताऊंगा वो है कि यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि जुगाड़ से थोड़ा दूर हटकर हम लोग को ऐसे अप्रोच लेकर चलनी है, एक मल्टी सेक्टर यानी कि अलग अलग सेक्टर में सब मिलकर काम करें, उन्हें कि एक तरीके से सारे घर के मेंबर मिलकर साथ में आ जाएं, ठीक है। और अलग अलग मिनिस्ट्री यानी कि जो भी मंत्रालय अलग अलग है वो मिलकर काम करें, तभी जाकर इंपैक्ट चीजें अच्छी डल पाएंगी। पहला बोला गया यहाँ पर कि हम लोग को क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर काम करना चाहिए, एडुकेट टाइम लेकर एक एक्सपर्ट अप्रोच लेकर चलनी चाहिए, ड्राफ्ट बनाना चाहिए। सेकंड, विजन पूरा होना चाहिए यहाँ पर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से कैसे लेकर चलना है, और रियलिस्टिक ड्रीम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाइपोथेटिकल रख लिया ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है, जो कि पैर भी ना लगे, हाथ पैर भी ना लगे। उसी के साथ में इमीडिएटली एक बॉडी एक्सपर्ट की होनी चाहिए जो कि कॉन्फिडेंस रखे, लीडरशिप बोथ साइड से, पॉलिटिकल साइड से लैक ऑफ पॉलिटिकल विल नहीं होनी चाहिए, तो मिलकर काम करना है। और जो भी यहाँ पर नॉन स्टार्टर अचीवमेंट है उनको भी आप लोगों को एक ग्रांड नेशनल विजन के साथ में आगे लेकर चलना है, ताकि चीजों को आप लोग अचीव कर सको, ठीक है। कुछ भी आप लोगों के आड़े नहीं आना चाहिए जब आप लोग चीजों को लेकर चलो, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आगे आप लोग को बढ़ना है कि सामने वाला हैरान हो जाए कि ये क्या करके निकल गया, तो कुछ ऐसा मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें बताई गई हैं, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर ये आर्टिकल, जो कि आप लोग को डिफेंस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से जीएस पेपर 3 में काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आगे चलता हूं यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ये बेसिकली बात कर रहा है एजुकेशन के बारे में। देखिए अभी रिसेंटली हुआ क्या, यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग बात बोली गई, मुझे लग रहा है कि आप लोग भी सहमत होंगे, यहाँ पर सहमत होंगे तो आप लोग बताएगा, वरना आप लोग बोलेगा कि सहमत नहीं है। अभी रिसेंटली बोला गया कि इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, और हाँ ये जीएस पेपर 2 एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग का हो जाएगा। राइटर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई साहब इलेक्शन हो रहे हैं आप लोग के, या कोई आप लोग के मुद्दे चल रहे हैं, वहां पर आप लोग कभी भी उनको बंद नहीं करते हैं, ठीक है। इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं। एजुकेशन को सबसे इजी टास्क आप लोगों ने माना है कि कुछ भी हो जाए एजुकेशन को बंद कर दो और दिखा दो कि हाँ हम लोग कुछ अप्रोच लेकर चल रहे हैं, यानी कोविड-19 को टैकल करना है। जी हाँ, क्या करो, स्कूल बंद कर दो। ऐसे थोड़ी ना होता है, स्कूल बंद करके आप लोग बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। क्यों? क्योंकि इतना टेक्नोलॉजिकल आप लोगों ने सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा रखा है कि बच्चे घर पर बैठकर सारे एजुकेशन ले सकेंगे, तो ये काफी एक बड़ा मुद्दा बन जा रहा है। तो स्कूल को क्लोज करना ये एक कोई अप्रोच नहीं है, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने स्कूल को बंद ही नहीं किया, प्रॉपर वे में एक सिस्टम कर दिया उनके द्वारा क्रिएट, ताकि एजुकेशन प्रॉपर वे में चलती रहे। क्योंकि जिंदगी में से साल गायब होते जा रहे हैं, 2020 चला गया, 2021 चला गया, अब 2022 में यहाँ पर थर्ड वेव आ गई स्टार्टिंग में ओमिक्रॉन की, अभी आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से। तो ऐसे एजुकेशन को लेकर आप लोग कहां पर जाने वाले हो? एजुकेशन को आप लोगों ने वैसे ही बताया कि एजुकेशन तैयार आप लोगों ने स्टेट जब आप लोग जाएंगे शेड्यूल के अंदर, तो यहाँ पर कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची में रखा गया है, और दोनों को मिलकर आप लोगों को काम करना चाहिए। क्या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर भी यहाँ पर एजुकेशन को आगे लेकर नहीं चल पा रही है? तो ये हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक एनुअल स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पर आती है जो कि प्रथम एनजीओ के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। कई सारी बातें यहाँ पर सामने रखी गई थी, ठीक है। अभी रिसेंटली इंपॉर्टेंट मुद्दा यह था कि बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को बेसिकली प्राइवेट स्कूल में से निकालकर गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। उसके पीछे कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। एक तो कई सारे लोग ऐसे थे कि उनकी जो कमाने की कैपेसिटी है वो काफी कम हो गई, तो जो गरीब तबका था सोसाइटी का, उनकी जॉब चली गई, तो उनको लगा कि एजुकेशन जो है अब गवर्नमेंट में ही प्रोवाइड कराई जाएगी, तो ऐसे इसलिए इनरोलमेंट जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में काफी ज्यादा बढ़े। पर लेकिन क्या ढांचागत विकास गवर्नमेंट स्कूल का सही था? वो हम लोगों ने देखा, तो इसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए था। बात की जा रही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आज के डेट में जो ट्यूशन ले रहे हैं, हर 5 में से 2 बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं, क्योंकि पता है कि स्कूल चल ही रहे हैं, तो माता पिता को लगता है यार पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो उनको लगता है उनका वंश आगे बढ़ा सकती है और चीजों को चेंज कर सकती है। पर लेकिन ये सारी चीजें जो है वही कर पाएंगे जिनके पास में पैसा होगा। अभी यहाँ पर हर 3 में से 1 बच्चे के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा चीजें मिल पाती हैं, ठीक है। एक्सेस स्मार्टफोन काफी कम लिमिटेड है, ठीक है। हर 3 में से आप लोगों को देखने को मिलेगा डज नॉट हैव द स्मार्टफोन, यहाँ पर ये कंडीशन है, यानी कि आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोले तो 33% जो है उनके पास में स्मार्टफोन ही नहीं है एक्सेस, तो कैसे उनका काम चलेगा? तो ये सारी चीजें आप लोग को लेकर चलनी पड़ेगी। आप लोग स्कूल जो बंद कर बैठ जाते हो, बाकी सारे काम आप लोग के चलते रहते हैं, तो ग्लोबल लेवल से कुछ सीखो। उनके द्वारा एजुकेशन को एक तरीके से ताव पे नहीं लगाया गया। आप लोग हर बात पर क्या करते हैं दिखाने के लिए, कोविड-19 को टैकल करने के लिए कुछ करे गवर्नमेंट, जी हाँ क्या कर दिया, स्कूल बंद कर
कर दिया, तो ये सोल्यूशन नहीं है। अगर स्कूल आप लोगों को बंद करने हैं तो इतनी अरेंजमेंट करो ना ताकि चीजें चलती रहें, तो वो सारी चीजें आप लोगों को साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। यानी कि आप लोगों को एक प्रॉपर माहौल बनाना पड़ेगा एजुकेशन के इर्द गिर्द। ऐसा नहीं कि एजुकेशन को आप लोग साइड में ताव पर रखकर आप लोग अपना खेल खेलते रहो। यहां पर जब भी बात करें, अब आप लोग का फेलियर हो गया, कोविड-19 की वेव फैलना स्टार्ट हो गई, तो आप लोगों ने फेलियर को अपने स्टेप उठाने के मुद्दे में आप लोगों ने एजुकेशन को आड़े ले लिया, तो ये सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है उनका अगर बात करें बहुत लेवल पर इंपैक्ट डलता हो आप लोगों को नजर आएगा, जिसके बारे में बोला भी गया। कोरोना वायरस के चलते बोला गया कि जो यहाँ पर 80% के करीब जो ग्लोबल स्टूडेंट है, ठीक है, सराउंडिंग में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेंडेमिक में वो इंपैक्टेड होते हुए नजर आए, ठीक है। एजुकेशन में बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑनलाइन जो है एजुकेशन प्रॉपर वे में डिलीवर नहीं की गई, बहुत सारे लोगों को मिला नहीं यहाँ पर एजुकेशन, किसी को टीवी से एजुकेशन दी गई तो किसी को मोबाइल फोन से, पर लेकिन फिर भी चीजें नहीं पहुंची। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो चैलेंज फेस करे थे टेक्नोलॉजी को लेकर, 50% के करीब जो है स्टूडेंट वो एक्सेस ही नहीं कर पाए, बहुत सारा डेटा तो आप लोग देखते हैं। 89% जो यूनिवर्सिटी है उनके जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा बोला गया कि एंटायर जो यहाँ पर एक सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ रहा है, तो सीरियस कंसर्न यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मुद्दा काफी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि लोगों ने फीस देना भी यहाँ पर उनके पास से फीस ही नहीं दे कहां से, वो मुद्दा देखने को मिला। इसी के साथ में बोला गया 3 बिलियन जो लोग हैं आज के डेट में उनके पास में इंटरनेट नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग बात करें तो, ठीक है। 92% यूनिवर्सिटी ये टेंशन में थी कि बच्चे जो है वो सफर कर रहे हैं, उनका मेंटल लेवल क्या देखने को मिलेगा, घर में किसी की डेथ हो जा रही है, सारे इश्यूज। इसलिए बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी जो एस्पायरेंट है वो अभी एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जिनके घर में किसी की डेथ हो गई, और यूपीएससी के एस्पायरेंट ही क्यों, सबको यहाँ पर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए किसी भी एग्जाम में अगर आप लोग बात करें तो, क्योंकि सबने इसको झेला है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली फॉलो करके चलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को अगर एक मेंटल पीस मिलेगा तो चीजें अच्छे से चलेंगी। तो इसको एक इजी टारगेट समझकर ये नहीं कि उठाओ और इसको बंद कर दो एजुकेशन को, तो ये सही नहीं है। इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 21A के तहत यहाँ पर इसको फंडामेंटल राइट भी बनाया गया, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 86वां 2002 में, तो फंडामेंटल राइट इसीलिए बनाया गया ताकि यहाँ पर इस तरीके से कोई भी आकर इसको हनन न करे, तो वो राइट भी आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो ये कई सारी बातें यहाँ पर बताएगी इन्होंने एजुकेशन को लेकर, यानी कि एजुकेशन को एक ऐसा इजी टारगेट लेकर मत चलो कि कुछ भी होता है एजुकेशन को आड़े ले लेते हो आप लोग, ठीक है, तो ये सही नहीं है। ओके, तो इसके बारे में ये आर्टिकल में कुछ बातें की गई हैं। ये कई सारे ऐसे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं, एक ओवरव्यू अगर मिलता रहेगा आप लोगों को तो आप लोग कनेक्ट करते रहेंगे। देखिए जब नोट्स बनाने की बात आती है ना, आप लोगों को क्या करना चाहिए, A4 साइज पर एक टॉपिक ले लेना चाहिए आप लोगों को, जिससे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर मान लीजिए एजुकेशन के बारे में कुछ भी आर्टिकल आ रहे हैं तो अपनी एक सीट रखो, ठीक है। कुछ भी एजुकेशन होगा तो ये सीट आप लोगों की कंप्लीट काम करेगी, उसमें जो जो भी पॉइंट आता है एजुकेशन के नोट डाउन करते चलो उसमें, तो आप लोग को देखने को मिलेगा पूरी साल में कई सारे आर्टिकल आप लोग एजुकेशन के देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कई सारे आप लोग को डिफेंस के आगे, कई सारे आप लोग को फेडरलिज्म संघवाद के ढांचे के आगे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के आगे, तो इनको अलग अलग पॉइंट्स में अगर नोट्स बनाते हुए चलोगे तो एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं जो एसएलवी पीडीएफ पर आप लोगों के नोट्स की फॉर्म में चीजें प्रोवाइड कराने स्टार्ट करूंगा। जैसा मैंने बोला था मुझे टाइम तो थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को एसएलवी पीडीएफ पर देखने को मिल जाएगी आने वाले टाइम में, तो उसमें भी आप लोग आते जाते कहीं भी जाओ तो अपना आराम से रिवीजन भी कर पाओगे, तो उस तरीके से उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग अपने हाथ से भी कोशिश करो कि कुछ नोट्स बना के रखो, क्योंकि रिवीजन करने में आप लोग काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे और एग्जाम में यही काम आएगा ज्यादातर अगर आप लोग देखोगे, ठीक है। तो ये कोशिश करो, और इसको कई सारे बच्चे कहते हैं सर एडिटोरियल पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए क्या, बस देखो यार एडिटोरियल मेन होते हैं, ठीक है। अगर एडिटोरियल आप लोग एक बार फोकस करोगे तो किसी भी टॉपर को उठा लो, हमेशा बोलता है एडिटोरियल फोकस कर लो, क्योंकि उसको पता है कि एडिटोरियल ही काम आने वाले हैं। न्यूज एनालिसिस वाला जो पोर्शन होता है ना, वो आप लोग ओवरव्यू के लिए बस सुन लो, ठीक है, एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाए, पर लेकिन पूरा फोकस मैं एडिटोरियल पर रखो, जो कि मैं डिटेल में हर एक आर्टिकल कवर कर पाता हूं। यहाँ पर द हिंदू का डिस्कशन होता है शाम को 8:30 बजे जो वीडियो आती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस के सारे आर्टिकल में कवर करता हूं मैक्सिमम, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस या फिर पीआईबी, तो उसको आप लोग देखोगे तो आप लोग का 2 न्यूज़पेपर साथ में कवर हो जा रहे हैं करंट प्लस स्टैटिक पोर्शन के साथ में, तो इनको आप लोग लाइफ का पार्ट बना लो, मैक्सिमम तैयारी आप लोग की हो जाएगी। फिर उसके बाद में कुछ स्टैटिक पोर्शन आप लोग देख लेना, बाकी करंट के साथ में स्टैटिक पोर्शन में आप लोग कवर कराता चल ही रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और थोड़ा सा मेरे ऊपर ट्रस्ट रखिए, एग्जाम में बैठने के बाद में कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दूंगा, होने के मैं हूं ना इस चीजों के लिए, तो आप लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को कभी परेशान नहीं होने दूंगा एग्जाम में जाकर बैठोगे, तो यहाँ पर कम से कम रेगुलर इन चीजों को फॉलो करते हुए चलो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओमिक्रॉन के बारे में, तो यहाँ पर जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोगों का ये इशू कनेक्ट हो जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बन जाते हैं। अभी हुआ कि यहाँ पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन देखने को मिला। कम्युनिटी ट्रांसमिशन नॉर्मली क्या होता है, जब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा होता है कि कोई इंसान जो किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान के कांटेक्ट में नहीं आया जो कि इन्फेक्टेड था, ठीक है, यहाँ पर डिजीज जो है यहाँ पर एक ऐसी स्टेज पर पहुंचने लगे कि यहाँ पर अब उसको रोकना मुश्किल हो जाए, यानी कम्युनिटी के अंदर घुस गई है, अब इंसानों में एक दूसरे से लगनी है, तो ट्रांसमिशन ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज विद इन ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नॉट एक तरीके से नॉन कॉन्टैक्ट, इनके जिनका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ विद द पर्सन ऑफ इन्फेक्शन
और विद और एक्सपोज टू द डिजीज, यानी खुद भी वो एक्सपोज नहीं हुए, पर लेकिन ऐसे माहौल में वो रहने लगे कि मैक्सिमम लोगों को अब मैक्सिमम लोगों को बीमारी हो गई है। तो किसी न किसी तरीके से यहां पर ऐसा हो गया कि ए पर्सन था, वो बीमार था, उस ए पर्सन ने बी पर्सन को बीमारी दे दी, बी ने सी को दे दी और सी ने डी को दे दी। अब यहां पर जो डी है वो यहां पर डायरेक्ट किसी पर्सन से नहीं है, तो पर्सन के थ्रू होती हुई यहां पर जा रही है। तो ऐसे आप लोग यहां पर कम्युनिटी के अंदर ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। घर में एक को बीमारी होगी तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सबको बीमारी हो गई, तो ऐसा माहौल बन गया। तो यही थर्ड वेव की निशानी है अभी यहां पर कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा और एक्सट्रीमली ट्रांसमिसेबल है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बताया था यहां पर कि ओमिक्रॉन जो है यहां पर ये एक ऐसा वायरस है जो कि सबसे फास्ट फैल रहा है। डेल्टा भी इतनी तेज नहीं फैल रहा था जितना ये फैल रहा है, और हमारी कंट्री में इसके ऊपर कई बार बोला भी गया। अच्छा, आप लोग इसकी फुल फॉर्म बताइए, INSACOG, ठीक है, मैंने डिस्कस किया कई बार आप लोगों से इसके बारे में। ये यहां पर एक कंसोर्टियम है जो कि यहां पर फोकस देता है कैसे हमारी कंट्री में कौन कौन से वेरिएंट आ रहे हैं और कैसे वो इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो इसके द्वारा भी यहां पर ऑफिशियली यहां पर अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया था कि कम्युनिटी के अंदर चीजें चल रही हैं। तो यहां पर आज की डेट में लगभग 3 लाख के करीब हमारे देश में फ्रेश केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और सारों की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? जिसने अटैक करने के बाद में यहां पर कई सारे टेररिस्ट ग्रुप बोलते हैं कि हमने अटैक किया है, ऐसे ही सबको इन्फेक्ट करने के बाद में ओमिक्रॉन बोलता है हाँ भाई साहब मैंने किया है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो आप लोग को ये देखने को मिलेगा क्योंकि हमारी लापरवाही ही हम लोग को ले डूब रही है। अगर बात करें यहाँ पर ईवीसी के साथ में यहाँ पर जून 15 लास्ट ईयर सेकंड वेव ने जब यहाँ पर सबको अपने अप्रोच में लिया तो उस टाइम पर क्लस्टर केसेस देखने को मिले थे। क्लस्टर मतलब कई इकट्ठे लोगों को यहाँ पर अपनी चपेट में ले लिया, तो हम लोगों ने इसको टैकल करने की बात की। पर अभी यहाँ पर WHO के द्वारा बोला गया कि काफी हाई लेवल पर यहाँ पर आप लोगों को ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इवन यूएसए के अंदर 2020 में जब यहाँ पर ट्रांसमिशन फैलना स्टार्ट हुआ तो वहां पर भी काफी लार्ज स्केल पर उसको ट्रेस नहीं किया गया, क्योंकि कई सारे ट्रांसमिशन ऐसे हैं आप लोगों को ये नजर आएगा कि लोगों के अंदर आप लोगों को उसका जो है एक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इनके अंदर यहाँ पर ये चीजें हैं, पर लेकिन आगे चलकर फिर पता चल रहा है कि अच्छा ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो उसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक्नॉलेज करना है ट्रांसमिशन को, तभी आप लोग चीजों को टैकल कर पाओगे। जब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है फिर यहाँ पर देखने को मिलता है हर्षवर्धन साहब के द्वारा भी यहाँ पर बोला गया एक तरीके से एक प्रॉपर वे में चीजें तो चल नहीं पाई, फिर यहाँ पर बहुत लिमिटेड स्टेप उठाए जा रहे हैं चीजों का सोल्यूशन निकालने के लिए, और फिर जब हाथ से बातें निकल जाती है तो जनता के ऊपर छोड़ देते हैं फिर अब देख लो, ठीक है। तो सरकार को प्रॉपर कोशिश करनी चाहिए, पर लेकिन सरकार जो है कई बार कोशिश करने के बावजूद भी व्यर्थ हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि वो एक डेडिकेटेड वे प्लान्ड वे में चीजें नहीं की गई। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि गलत है। आंसर दिया क्वेश्चन का, चलिए बता देता हूं आप लोगों को आखिर क्या है यहाँ पर ये INSACOG, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडिया SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। यहाँ पर ये बेसिकली पिक्चर में इसलिए लाया गया ताकि जो भी वायरस आ रहे हैं उनकी सीक्वेंसिंग को समझा जा सके और उसको रोका जा सके। तो 30 दिसंबर 2020 में इसको बनाया गया था। लगभग आप लोग देखते हैं कि 12 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये अच्छे लेवल पर काम कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर इसी के चलते अगर आप लोग बात करेंगे बहुत सारे लोग थे ऐसे फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, अब उनको भी इंपैक्ट डलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। थर्ड वेव जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी चपेट में ले रही है, खासकर उन लोगों को जिनको और बीमारी है, कोमोर्बिडिटी है, यानी कि ओल्डर पर्सन है, बुजुर्ग आदमी है, और इसके साथ में कोई और भी बीमारी है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 67 एडल्ट ऐसे हमारे देश में आज के में जो फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं, ठीक है। पर लेकिन 8.2 मिलियन जो बूस्टर डोज भी यहाँ पर लोगों को मिल चुके हैं। अभी 5.5% जो हेल्थ केयर वर्कर है, 6.8% फ्रंटलाइन वर्कर है, और 16.2 जो ओल्डर देन द 16 है वो अभी यहाँ पर सेकंड डोज उनको नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये फोकस आप लोग को चलना पड़ेगा, कम से कम जिनको सेकंड डोज नहीं मिला है उनको आप लोग सेकंड डोज दो, ताकि जल्दी से चीजों को कंट्रोल किया जा सके, वरना प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये जरूरी भी है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस देने की बात की जा रही है, तभी यहाँ पर चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो अच्छी हेल्थ यहाँ पर लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है। और ये किताब मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरस, ये परनेलाल साहब के द्वारा लिखी गई है। ऐसी किताब के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। बाकी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में आप लोगों को मैंने बताया भी था यहाँ पर, ये याद रखेगा। यहाँ पर ये बेसिकली जब इसके बारे में डिस्कस किया था तो ये कहां से निकल कर आया, तो याद रखना यहाँ पर ये निकल कर आया था अफ्रीका वाले रीजन से, खासकर सदर्न अफ्रीका, बोट्सवाना, इस्वातिनी, लिसोथो, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। मेन जो ओरिजिन है वो साउथ अफ्रीका से यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है। नाम कैसे रखा गया था वो मैंने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट जो नाम था वो था NU या फिर XI, यानी कि सी जिनपिंग था। तो यहाँ पर XI नहीं रखा गया क्योंकि सी जिनपिंग यहाँ का प्रेसिडेंट है चाइना के, तो वायरस बोल देते हैं उनको कि वायरस आ गया, ठीक है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप वायरस बोल ही रहे थे, पर लेकिन फिर लगा कि कुछ और नाम होना चाहिए, तो फिर ओमिक्रॉन आया। तो ओमिक्रॉन यहाँ पर नाम रखा गया, जिसको हम लोग आगे लेकर अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारी कंट्री में, इसको चलते कैसे चीजों को टैकल करना है वो समझना पड़ेगा फिलहाल।
तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक चीजें जो फेल रही है इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट आर्टिकल। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बेसिकली इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से आप लोगों को एक ओवरव्यू देगा, और ये यहाँ पर खासकर जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इकोनॉमिक से रिलेटेड, ठीक है। बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसी के ऊपर कई सारे आर्टिकल आ रहे हैं। तो बेसिक मुद्दा देखें यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ये इस स्लाइड में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आरबीआई जो है हमारी कंट्री में वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा रेपो रेट वगैरह, ये सब क्रेडिट वगैरह, कितना कहां पर टैक्स लगना है, मतलब टैक्स मतलब इन द सेंस कितना कहां पर रेट रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट रेशियो ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। टैक्स की जब बात करते हैं यहाँ पर जीएसटी वगैरह हो गया, इंडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स हो गई, कहां पर क्या खर्चा करना है, तो ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी मिलकर काम करती है तो ये गोल बन जाते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी भाई साहब देश के अंदर में, इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल करेंगे, सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये सारे गोल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बोला यही जा रहा है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए कोविड-19 के चलते जैसा माहौल अभी बन गया उससे रिकवरी करने के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर अभी प्रेशर आ रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड से, क्योंकि सब जो है यहाँ पर अभी रिसेंटली जैसे यूएसए में फेड रिजर्व है, जैसे हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है क्या आरबीआई, ऐसे यहाँ पर यूएसए में क्या है सेंट्रल बैंक, वो है फेड रिजर्व। जापान का सेंट्रल बैंक आप लोग बताइए, काफी फेमस बैंक है वो, देखता हूँ किस चीज को बताया। तो यूएसए का जो फेड रिजर्व है उसके द्वारा अभी यहाँ पर क्या किया गया, अपना जो इंटरेस्ट रेट था, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर ये काफी न्यूज में था, उसको इंक्रीज कर दिया। तो ये कई बार इंपैक्ट पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर यूएसए को यहाँ पर छींक आ जाए तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी शानदार है, हालांकि चाइना अभी उसको टैकल करने पे लगा हुआ है, तो वो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है यहाँ पर ये आरबीआई के द्वारा टैकल की जाती है। आरबीआई के गवर्नर इसको हेड करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइनेंस जो मिनिस्टर होते हैं वो हेड करते हैं, नहीं, गवर्नर हेड करते हैं। टोटल मिलाकर 6 मेंबर आप लोग को देखने को मिलेंगे, 3 गवर्नमेंट के रहते हैं, 3 आरबीआई के रहते हैं। ये चीजों को टैकल करके चलते हैं। तो इन्फ्लेशन को काउंट करने की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर 4+-2 इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर 2 से लेकर 6 के बीच में महंगाई को कंट्रोल करना है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीजें इसके बारे में, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बेसिकली यही बताया गया बजट के बारे में कि बजट अभी प्रस्तुत किया जाएगा तो कैसे फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ रहा है अभी देश के अंदर में। तो इस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। तो सारे एक एक एडिटोरियल मैंने आप लोगों को कवर करा दिया, कोई भी एडिटोरियल ऐसा नहीं है जो आप लोगों का बच गया होगा इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि एडिटोरियल प्रॉपर वे में आप लोग कंप्लीट करके चलो। अब न्यूज एनालिसिस के पोर्शन यहां पर देखते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बोला जा रहा है कि जो पिलग्रिम्स हैं उनको अलाउ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हिंदू काउंसिल है उसके द्वारा यहाँ पर ये बात उठाई गई है पाकिस्तान की साइड से। तो अब तक हमारी कंट्री में व्यापार वगैरह सब बंद पड़े हुए हैं, तो चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए। तो ऐसी बातें हैं, तो ऑफिशियली सारी चीजें बंद पड़ी हुई हैं, तो आगे चलकर देखते हैं अभी ऑफिशियल यहाँ पर कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो आज के दिन में काफी ज्यादा अलग थलग हो चुके हैं, ठीक है। इनका ब्रेकअप हो चुका है, तो फिर से पैचअप कराने की बात की जा रही है, ओके। इंपोर्टेंट यहाँ पर एक न्यूज है, यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई थी। तो आज की डेट में इंडिया गेट के पास में जब आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर मंगल पांडे हो गया, बहादुर शाह जाफर हो गया, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो इनके नाम जो है वो मेंशन नहीं है, तो बोला गया कि इनके नाम भी मेंशन करने चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के जो गोपाल रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई, जो कि मुझे पर्सनली अच्छी लगी, क्योंकि इस तरीके से हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है उसमें आप लोगों को पता है कि क्या रोल प्ले किया गया हमारे देश के जो पर्टिकुलर इस तरीके से, तो उसको हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं। तो एक सजेशन यहाँ पर दिया गया, ठीक है। बाकी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जी के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि बच्चों को फॉलो करना चाहिए इनको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को। आप लोगों को पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मैंने 2 दिन से आप लोगों को कई बार डिस्कस कर चुका हूं। यार एक इतनी शानदार पर्सनैलिटी थी, डिसीजन मेकिंग की माइंड ब्लोइंग इतनी थी कि कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो डिसीजन नहीं कहते एक तरीके से शानदार डिसीजन मेकिंग, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो वो वाली डिसीजन मेकिंग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए बोला गया काफी अच्छा सजेशन है, अगर आज के दिन में हम लोग उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। 23 जनवरी 1987 में कटक में उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था यहाँ पर, ठीक है। 1919 में यानी कि 1919 में इंडियन सिविल सर्विसेज उनके द्वारा क्रैक कर दिया गया। विवेकानंद जी को वो अपना गुरु मानते थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बेसिकली जिसको आप लोग स्पिरिचुअल गुरु बोलते हैं। और वैसे चित्तरंजन दास को वो अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। ये मैंने डिस्कस कर चुका हूं, सारी बातें थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। इसी के साथ में आगे चलकर यहाँ पर इनके द्वारा कई सारे सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया गया। इसी के साथ में यहाँ पर इनके द्वारा मिलकर ये यहाँ पर खासकर बात करें 1938 में जो हरिपुर सेशन था उसमें जीते, 1939 में त्रिपुरी सेशन के अंदर यहाँ पर ये बेसिकली जीते, जो यहाँ पर पट्टाभी सीतारामैया को हटाकर, जो कि किसके थे यहाँ पर बेसिकली गांधी जी के पर्सन थे, यानी कि गांधी जी के सपोर्टर थे उनके द्वारा। फिर हालांकि इनको हटना पड़ गया और फॉरवर्ड ब्लॉक इनके द्वारा बनाया गया। वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो यहाँ पर बंगाल में अपनी बेस बनाने की कोशिश इनके द्वारा की गई, वो सारी चीजें देखने को मिली। हालांकि वो चीजें जो हैं वो एक तरीके से चीजें उस डायरेक्शन में चली, आगे फिर ये आगे आजाद हिंद फौज के उसमें बेसिकली बनाने के मुद्दे में लगे। तो ये सारी चीजें जो मैं आप लोग कई बार डिस्कस कर चुका हूं। एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है,
जब सुभाष चंद्र बोस जी को हटाया गया, वहां पर बेसिकली हटाया गया, खुद छोड़ा उन्होंने 1939 में, तो उनकी जगह यहां पर कौन प्रेसिडेंट बना था कांग्रेस का, तो ये आप लोग को बताना है। और त्रिपुरी सेशन के बारे में बात कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। बाकी अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। कल 26 जनवरी सेलिब्रेशन यहाँ पर परेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो डीडी जो यहाँ पर डीडी यानी कि दूरदर्शन है, उस पर प्रॉपर 30 डिग्री यानी कि 360 डिग्री आप लोगों को पूरी परेड कवर की जाएगी, उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट एक न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। वेस्ट बंगाल का जो टेब्लो है उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया, अभी रिसेंटली डिसमिस कर दिया गया, जिसके चलते यहाँ पर बंगाल का टेब्लो जो है उसके द्वारा अप्रोच किया गया था कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड यहाँ पर एक अपना जो झांकी है वो दिखाने वाले हैं। पर लेकिन हाईकोर्ट ने बोला कि यार बहुत लेट हो गया, अब तो यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी हैं, आप लोग एक दिन पहले आ रहे हैं, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी को डिजाइन करना है, सेलेक्ट करना है टेब्लो को, तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। मिनिस्ट्री के अंदर जीएस पेपर 2 के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसे कैसे काम करते हैं, तो इसके चलते अभी यहाँ पर जो रिपब्लिक डे परेड है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन उसको यहाँ पर बेसिकली मैनेज करता है। तो ये हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिपब्लिक डे परेड जो है वो मैनेज की जाती है, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है इतनी सारी सेलिब्रिटी आती हैं, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो टेब्लो होता है तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर बेसिक गाइडलाइन उसकी इशू की जाती है कि झांकी कैसे कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टेब्लो जो होते हैं दो डिफरेंट यानी कि जैसे स्टेट और आइडेंटिटी हो गए, ठीक है, तो उनके सिमिलर नहीं होने चाहिए टेब्लो, उनमें अलग अलग होना चाहिए। तो ये टुगेदर एक जैसे टेब्लो यहाँ पर होने चाहिए, देश की डाइवर्सिटी दिखाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कई सारे लोग जो हैं वो एक ही जैसे टेब्लो लेकर यहाँ पर बैठ गए। तो ये जरूरी है कि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट टेब्लो अपना दिखाना पड़ेगा, यानी कि झांकी दिखानी पड़ेगी। जो टेब्लो बनाना है वो झांकी भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान न पहुंचे, ये काफी इंपोर्टेंट है। एक और इंपोर्टेंट बात, यहाँ पर सेलेक्ट कौन करता है इनको, यहाँ पर सिलेक्टर जो यहाँ पर टेब्लो को सेलेक्ट करना है वो कौन करता है, तो याद रखिएगा डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें एक्सपर्ट रहते हैं आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, सारी चीजों के, म्यूजिक के, और वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो वो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बताते हैं कि ऐसा कोई टेब्लो होना चाहिए, तो उनके सामने सारी चीजें रखी जाती हैं कि यहाँ पर कैसा स्केच होना चाहिए, म्यूजिक कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके से आपका मॉडल है, 3D मॉडल उनको दिखाया जाता है, तो तब जाकर यहाँ पर ये चीजें चलती हैं। तो रिपब्लिक डे जो परेड सेलिब्रेशन है वो यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा कि एक तरीके से पूरे एक तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है कि आज के डेट में कि हमारी कंट्री में कैसे डाइवर्सिटी है, तो उसके चलते यहाँ पर अलग अलग झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर पहली बार हमारी कंट्री में जो रिपब्लिक डे परेड जो है उसका जो सेलिब्रेशन है यहाँ पर वो 23 को स्टार्ट हो गया है जनवरी को, नॉर्मली 24 को स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक चीजें आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। G23 यहाँ पर ये ग्रुप है यहाँ पर कांग्रेस के अंदर जो कि चाहता था कांग्रेस को रिवाइव किया जाए और यहाँ पर सही तरीके से आगे लेकर चला जाए, तो बोला जा रहा है यही स्टार कंपेनर रहने वाले। तो G23 कांग्रेस का ग्रुप है जो कि यहाँ पर अपोज कर रहा था कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, मैरिटल रेप के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, जब एक हस्बैंड जो है वाइफ के साथ में जबरदस्ती करता है तो उसको मैरिटल रेप कहते हैं। दुनिया भर की कंट्री ऐसी है जो आज के डेट में मैरिटल रेप के बारे में बातें करती हैं, और मैरिटल रेप एक ऐसा मुद्दा बन चुका है कि इसको ये माना जाता है कि आज की डेट में कोशिश की जाए कि इसको रेप की कैटेगरी में रखा जाए, ठीक है, पर लेकिन इसको रेप की कैटेगरी में यहाँ पर डालते नहीं है। तो इसके चलते यहाँ पर कई बार ऐसे इश्यूज आप लोगों ने देखे हैं और मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। इंडियन पिनल कोड का एक सेक्शन है जो कि बार बार न्यूज में आता है, सेक्शन 375 जो है वो इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता का ये बोलता है अगर वाइफ जो है वो 15 साल से नीचे की है तो ही उसको रेप माना जाएगा, अगर 15 साल से ऊपर की है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। तो जबरदस्ती की जब बात आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी कंट्री में ये एक रेप की कैटेगरी में नहीं आता है, तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो बोला जाता है कि महिला के राइट का हनन हो रहा है, यानी कि उनकी राइट टू लाइफ के बारे में बात करें तो आर्टिकल 21 का यहाँ पर हनन होता है, वो आप लोगों को नजर आएगा। तो ये कई सारी बातें बोली जाती हैं, और बोला ये गया था कि यहाँ पर अगर बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 104 कंट्री ऐसी हैं जो कि मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, पर हमारे देश में अभी ये चीजें नहीं है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सुडोकू है यहाँ पर आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों की मेंटल एबिलिटी को एनहेंस करेगा, इसको अटेम्प्ट जरूर करा करो डेली, और ये सॉल्यूशन है लास्ट वाली सुडोकू का, ये भी मैं आप लोगों को एसएलवी पीडिया वाले टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। इसी के साथ में बात करें यूक्रेन को लेकर अभी इशू चल रहा है यहाँ पर, ये क्राइसिस और नेटो आप लोगों को पता है। यहाँ पर नेटो का फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को पता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जब बात करते हैं नेटो के बारे में तो इसका बेसिक पर्पज यहाँ पर ये रहता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां पर भी नेटो के मेंबर हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात इनके द्वारा की जाती है। तो ये जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल ट्रीटी जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह रहते हैं वहां पर नेटो के बारे में पूछा जा सकता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं, और 1949 में यहाँ पर इसको बनाया गया था, ठीक है, 1949 में नेटो को बनाया गया था। इसके नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, और कल जो मैंने आप लोगों को बोला था एलिफेंट वाले वो और आज नेटो वाले नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ा सा बिजी था शेड्यूल, इसकी वजह से नहीं डाल पाया आपको,
तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी कि नेटो जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो सोवियत यूनियन को टैकल करने के लिए बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये ब्रिसेल्स बेल्जियम के अंदर आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो यहां पर अभी बात की जा रही है कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है। तो यहाँ पर ये क्राइसिस चल रहा है, यूएस रशिया चाह रहा है इसको कंट्रोल करना बेसिकली यूक्रेन को, और यहाँ पर नेटो मेंबर बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर यूएस से उसको, तो उसके चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है। यूएई ने हुतई के ऊपर अटैक कर दिया। शाम 8:30 बजे वाली जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, हुतई कम्युनिटी के द्वारा अटैक किया गया था यूएई के ऊपर, तो उसने यहाँ पर अभी हुतई के ऊपर अटैक कर दिया। तो इनकी रस्साकसी चल रही है क्योंकि दोनों का एक दूसरे के लिए एग्जिस्टेंस जो है वो दिक्कत में आ जाता है। चाइना ताइवान को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर एग्रेशन दिखा रहा है। 52 जो ताइवान की तरफ को भेज दिए जो एयरक्राफ्ट, तो उसके चलते यहाँ पर देखते हैं क्या मुद्दा निकल कर आता है। तो ये काफी बड़ी पॉलिसी है चाइना की, वन चाइना पॉलिसी, तो उसको लेकर यहाँ पर ये मुद्दे दिखा रहा है। आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा क्या क्या मुद्दे बनते हैं। एडिटोरियल आएगा, इसके ऊपर कवर करेंगे, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। तालिबान ओस्लो के अंदर मीटिंग को सक्सेस बता रहे हैं, इनको अभी थोड़ी सहूलियत मिल रही है तो अच्छी बात है। पाकिस्तान की फर्स्ट जो जज बनी यहाँ पर याद रखिएगा जस्टिस आयशा मलिक। तो ये आप लोगों से स्टेट पीसेस के अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में शानदार परफॉर्मेंस हमारी होने वाली है। 2026 में बोला गया कि हम लोग काफी लार्ज स्केल पर अपनी कंट्री में लगभग 300 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग आने वाले टाइम में अपने ही फील्ड में अपना काम करना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर वगैरह डिवाइसेस होगी, ये सारी चीजें हम लोग अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स जो यहाँ पर हमारी कंट्री में आई थी, तो उसका विजन है यहाँ पर ये कि 2026 तक लगभग 400 बिलियन का हम लोग टारगेट लेकर चले अपना, ठीक है। तो ये है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो इकोनॉमी वाला सेक्शन है ना, उसके अंदर ही चीजें, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने देखा है वर्ल्ड सेक्शन के अंदर न्यूज थी सारी। एक बच्चा कह रहा है सर सेक्शन को थोड़ा बता दिया करो, ठीक है, आगे से इसके ऊपर मैं सेक्शन डाल दूंगा कि वर्ल्ड देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ये इकोनॉमी वाला सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। स्विगी जो है वो ये रेज करा है 700 मिलियन, तो यहाँ पर ये अच्छी बात है, यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर आगे बढ़ रहे हैं। कंपटीशन है स्विगी और जोमेटो के अंदर में, और पेटीएम तो धड़ाम से गिर ही गया कल, काफी ज्यादा नीचे लौट गया, तो उसके चलते दिक्कतें देखने को मिली। तो ये कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने देखे, ठीक है। तो आप लोग कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आइए अब आंसर वगैरह देख लेते हैं डिटेल में। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन के आंसर के साथ में। काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, तो काफी सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किया गया, तो इनके आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। पहले बात की जा रही है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर मेंशन किस आर्टिकल के अंदर है, तो आर्टिकल यहाँ पर 343, आर्टिकल 344, 334, आर्टिकल 433 या आर्टिकल 431। तो कंफ्यूजन में आप लोग आ जाएंगे, ऐसे ऐसे सारे नंबर है। पर लेकिन आप लोगों को अगर सुना होगा डिटेल में जब मैंने डिस्कस किया था, तो आर्टिकल है 343, तो आंसर ए हो गया। मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर डिटेल में आप लोगों से कि हमारी कंट्री में लैंग्वेज के बारे में, सिस्टम के बारे में। तो आर्टिकल 343 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, जो कि यहाँ पर बात करता है कि क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में यहाँ पर बातें की गई थी, ठीक है। तो आर्टिकल 343 है यहाँ पर। आगे चलते हैं यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि कौन यहाँ पर रिलीज करता है। तो आंसर है इसका सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए क्वेश्चन को देखते आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर ले कीजिए और फिर आंसर आप लोग देखा कीजिए, ठीक है, ताकि एक बार और आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो डिटेल में मैंने कवर किया था यहाँ पर किसके बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसके द्वारा बताया गया कि अभी किस तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी चल रही है, और काफी फ्रजाइल जो कि नाजुक मुद्दा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला था। पेंडेमिक के चलते, कोविड-19 के चलते अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही थी, यानी कि पता नहीं है कि दुनिया कहां चलने वाली है और कहां जाकर रुकेगी। तो मैंने बोला था आप लोगों की लेबर मार्केट जो है वो यहाँ पर अभी एक तरीके से काफी दिक्कत में चल रही है। नेशनल अप्रोच यहाँ पर कैसी कैसी है पेंडेमिक की रिकवरी को लेकर, और अलग अलग ग्रुप जो है वो अलग अलग तरीके से इंपैक्ट डालते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी कि गरीब और ज्यादा गरीब और अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, ये हम लोगों ने देखा था, जिसके चलते इश्यू निकल कर आया था। तो आंसर क्या है यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को, ये बताना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब बनाई गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये, क्योंकि रिसेंटली अभी हम लोगों ने देखा था, इसके लगभग 100 साल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिसके पूरे हुए थे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। और हाँ, एक और छोटा सा क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर इसको नोबेल प्राइज कब मिला था, नोबेल पीस प्राइज। तो ये भी एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर कौन सी कंट्री के द्वारा अपनी कैपिटल जो है वो रीलोकेट की गई थी। तो इसके बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। तो कौन है आंसर, ए में बोला गया इंडोनेशिया, बी में बोला गया जापान, सी में बोला गया मलेशिया, सी में बोला गया जमाइका। तो सही आंसर आप लोग बताइए, ए बी सी एफ डी। क्या है सही आंसर, पता है ना, ए है इसका आंसर इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि इंडोनेशिया के द्वारा यहाँ पर अपनी कैपिटल ट्रांसफर की जा रही है, ठीक है। और याद करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया भी था, क्या बताया था, याद आ रहा ना, क्या वर्ड बोला था मैंने बोला था संतरा, और संतरा के सामने नू लगा लेना, यानी कि नु संतरा, ठीक है। तो ये आप लोगों से डिस्कस किया था।
तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। और बुर्नियो आइलैंड के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। पहले वाली है जकार्ता, ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस किया था, जो कि आप लोगों से डिटेल में बात की थी, और वो जावा आइलैंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि जावा आइलैंड से बुर्नियो आइलैंड के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर की जा रही है जकार्ता से नुसंतरा, ठीक है। तो ये डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, और काफी सारे जेएसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा आंसर दिए गए, काफी अच्छा लगा। आज के जेएसएलवी फैमिली मेंबर है जिनके द्वारा ये आंसर दिए गए अच्छे से, इनका नाम है अस्मी, ठीक है, अस्मी कर्माकर, इनके द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए सारे जो मैंने पूछे थे। कृष्णा लिगार्डे के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, तो आईएमएफ की चीफ थी यहाँ पर कृष्णा लिगार्डे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर एक फर्स्ट वुमेन, ठीक है, तो इस पोजीशन पर तो काफी इंपोर्टेंट थी। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में ये सारे आंसर मैंने आप लोगों को बताई दिए, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे। काफी सारे बच्चे देखिए डेली आप लोगों से जब मैं वोकैबुलरी पूछता हूं तो उनको सेंटेंस में फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर्णा के द्वारा इनको फॉर्मेशन किया गया, काफी अच्छा लगा। तो कोई भी वोकैबुलरी आप लोगों को देता हूं तो उनको सेंटेंस में फॉर्म करो आप लोग यार, इससे आप लोग की आंसर राइटिंग भी इंप्रूव होगी। और डरो मत यहाँ पर कि कोई यहाँ पर कैसा आंसर दे रहा है, गलत सलत लिखो, एक दूसरे का आंसर रिव्यू करो, सीखने के लिए बैठे हो तो सीखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डरना है कि कोई पता नहीं क्या बोलेगा, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ और अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, तभी काफी कुछ आप लोग यहाँ पर जान पाओगे। और सीखने आए हो यार यहाँ पर, तो सीख कर जाओ, ना कि यहाँ पर डरना है, फिर शर्माना है, ठीक है। तो आइए देखता हूं कौन कौन आज के सेंटेंस फॉर्म करता है। ये 5 वोकैबुलरी हैं, तो आप लोग की डिक्शनरी में 5 नए शब्द आज फिर मैं ऐड करने जा रहा हूं, तो आप लोग इनको अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और क्वेश्चन बनाने की सेंटेंस बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा इनके ऊपर, जैसा अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। कई सारे ऐसे फैमिली मेंबर इसको ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बात करें रिवाइव यानी कि पुनर्जीवित करना, रिस्टोर करना एक तरीके से किसी चीज को, ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं। दूसरा आफ्टरमथ, एक तरीके से परिणाम बोल सकते हैं, यानी कि कुछ भी काम करने के बाद में जो क्या क्या यहाँ पर एक तरीके से नहीं क्या कॉन्सिक्वेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, आफ्टर इफेक्ट की जो बात की जाती है। इसी के साथ में नॉर्मली यहाँ पर ये अनप्लीजेंट इवेंट की बात की जा रही है कि कुछ गलत परिणाम निकल कर आए। बात की जा रही है ब्रेक थ्रू के बारे में, तो यहाँ पर बोला गया एक सडन ड्रामेटिक कोई ऐसा चेंज या फिर डेवलपमेंट जो कि एक्सपेक्ट ना किया हो, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। टर्मोइल आप लोगों को पता है, उथल पुथल, कुछ भी चीजें ग्रेट डिस्टर्बेंस हो जाना तो उसको टर्मोइल बोलते हैं कि यार कंडीशन बड़ी टर्मोइल बन गई है, पता नहीं क्या होगा आगे आने वाले टाइम में, इसको बोलते हैं लादेन, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली लेडन बोलेंगे, वैसे इसको लादेन बोल सकते हैं आप लोग अगर हिंदी में इसको प्रोनाउंस करेंगे। इसका मतलब भरा भरा, एक तरीके से भरा भरा हुआ, यानी कि आप लोगों ने ट्रक देखे होंगे, खासकर सर्दियों में गन्ने के ट्रक जाते हैं तो पूरा ऊपर से लदे रहते हैं, पूरा बिल्कुल दबादब, ठीक है। तो इतना वेट रहता है कि ऐसा लगता है कि लुढ़क जाए तो इसको उठाएगा कौन। आप लोगों ने नॉर्मली देखे होंगे गांव से अगर आप लोग आते हैं तो वहां पर भरे हुए बिल्कुल ट्रक चलते हैं गन्ने के, जब निकल के चलते हैं वहां पर, खासकर गांव वाले एरिया से मील में पहुंचते हैं वो गन्ने को लेकर। तो ये इस तरीके का लादेन आप लोग या फिर लेडेन आप लोग यहाँ पर ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो 5 नई वोकैबुलरी है, आई होप कि ये आप लोग की इंग्लिश को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। तो कोशिश करना सेंटेंस फॉर्म करने की, कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता यार, ट्राई करो और तभी आप लोग चीजों को लेकर आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो कैसा रहा आज का ये दिन आप लोग जरूर बताइएगा, मतलब कैसा रहा लास्ट दिन और कैसा आज का दिन आप लोग लेकर चलने वाले हैं, तो ये आप लोग जरूर लिखा करो। डेली दोनों वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से पूछता हूं, तो ये अगर आप लोग रेगुलर लिख पा रहे हैं तो अपनी लाइफ में आप लोग इंप्रूवमेंट खुद देखोगे, ठीक है। तो जो पूछता हूं तो उसको बताया करो, इससे आप लोग भी अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और अगर लगता है कि यार आज अच्छे से अचीव नहीं किया, फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, बताओ उसको, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि पूरा 100% अचीव करता है, तो जितने भी करते हो उसको लिखो और फिर उसके बाद में देखो कि कहां कहां पर इंप्रूव करना है। गलती कर कर ही आगे बढ़ना है इंसान, ठीक है, जिंदगी इसी का नाम है। तो जो रुक गया वही एक तरीके से बर्बाद हो गया, और आप लोगों ने सुना है रुका हो तो पार्टी में सड़ जाता है, तो इसलिए उससे थोड़ा ऊपर उठिए, ठीक है। बाकी फीडबैक जरूर दिया करो, लेक्चर कैसा लगता है आप लोगों को, जैसा भी आप लोगों को लगता है अच्छा या बुरा आप लोग बताया करो, लाइक कर बता सकते हो, या फिर आप लोग बोल सकते हो बेसिकली किस तरीके से कमेंट कर बोल सकते हो। और मैंने बोला था कम से कम यहाँ पर जितने व्यूज जाते हैं, जैसे 40-50 हजार व्यूज जा रहे हैं, तो 1/4 कम से कम आप लोग सपोर्ट किया करो, यानी कम से कम 10,000 कम से कम आप लोग फीडबैक दिया करो एटलीस्ट। पर लेकिन इतना हो नहीं पाता है, तो कोशिश करा करो कि 1 सेकंड लगती है यार, ये आप लोग जरूर किया करो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।